नमस्कार। अमर उजाला .com के संवाद कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि अक्सर हम इस कार्यक्रम में किसी न किसी शख्सियत से बात करते हैं। आज हम जिस शख्सियत से बात करने जा रहे हैं वो इन दिनों काफ़ी चर्चा में है। वो है आम आदमी पार्टी के मुखर और प्रखर सांसद संजय सिंह जी, जो इन दिनों सदन से इस पूरे सत्र के लिए राज्यसभा के सभापति महोदय ने, उपराष्ट्रपति जी ने उनको निलंबित कर दिया है। और अपने निलंबन के विरोध में संजय सिंह इस वक्त महात्मा गांधी की प्रतिमा जो संसद के परिसर में स्थित, वहां लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। संजय जी, स्वागत है आपका अमर उजाला संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार विनोद भाई। नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। सबसे पहले तो ये बताइए कि आप जो धरना दे रहे हैं, तो इस धरने का क्या उद्देश्य है? निलंबन करना तो सभापति जी का अधिकार है, उन्होंने आपको निलंबित किया, आपने सदन में हल्ला हंगामा किया होगा। इस धरने का उद्देश्य अभी भी मणिपुर की हिंसा पर प्रधानमंत्री जी जवाब दें, यही उद्देश्य है। और ये मेरा अकेले का धरना नहीं है, ये टीम इंडिया का धरना है। और कल खड़गे साहब यहाँ पे आए थे, सारे राजनीतिक दलों के लोग यहाँ पे आ रहे हैं। जो टीम इंडिया के 26 राजनीतिक दल हैं, उसके तमाम प्रतिनिधि यहाँ पे आ रहे हैं और ये उनका धरना है। और सबकी एक ही मांग है कि मणिपुर की हिंसा पर, मणिपुर में हो रही दरिंदगी और हैवानियत पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सदन में आए और जवाब दें। निलंबन तो 4 बार हो चुका है मेरा, ये 4थी बार निलंबन हुआ है। और आप जानते हैं कि जब मेरा पहली बार निलंबन हुआ था किसान आंदोलन के दौरान, उस समय भी मैंने हाथ जोड़ के प्रधानमंत्री जी से और इस देश की सरकार से कहा था कि ये काला कानून मत लाइए, ये किसानों के खिलाफ है। बात नहीं सुनी गई, मुझे निलंबित किया गया। 1 साल तक आंदोलन चला विनोद जी। 750 किसानों ने अपनी शहादत दी और उसके बाद वो बिल वापस लेना पड़ा। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया गलती हो गई। ये एक बड़ी अजीब बात है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री नोटबंदी करते हैं, 100 लोगों की जान चली जाती है। जापान में जाके कहते हैं बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, माँ बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा, और बाद में कहते हैं दुख है, तकलीफ है। कोरोना की महामारी में लाखों लोग मर जाते हैं, बंगाल के चुनाव प्रचार में बिजी रहते हैं। जब सब लोग मर जाते हैं उसके बाद आते हैं और कहते हैं दुख है, पीड़ा है। जब मणिपुर 78 दिनों तक जलता रहा तो प्रधानमंत्री नहीं बोले और उसके बाद आए, कहने लगे क्रोध है, पीड़ा है। 36 सेकंड बोले। 78 दिन की हिंसा के बाद भारत के प्रधानमंत्री मात्र 36 सेकंड के लिए बोले और उसमें भी राजनीति की। तो संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है ये। एक प्रधानमंत्री जो इसरो का वैज्ञानिक भी है, डॉक्टर भी है, रेलवे का इंजीनियर भी है, चीता के बारे में भी उसको अच्छी जानकारी है, राफेल की डील भी ठीक ढंग से कर लेता है, इतने तरह के गुणों से भरा हुआ हमारा प्रधानमंत्री मणिपुर के ऊपर नहीं बोलेंगे। हर 14 दिन में मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। क्रिकेटर की उंगली टूट जाए तो प्रधानमंत्री की संवेदना आ जाती है। ब्राजील का फुटबॉलर अगर उसको चोट पहुंच जाए तो प्रधानमंत्री जी का ट्वीट आ जाएगा संवेदना से भरा। और वो कारगिल का योद्धा जिसने कारगिल युद्ध में शामिल होकर भारत माता की रक्षा की, जिसका बयान 4 दिन पहले आया विनोद जी, वो कह रहा है मैंने देश की तो रक्षा की लेकिन पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये हम सब के लिए शर्म की बात नहीं है? क्या हिंदुस्तान के 140 करोड़ लोगों के लिए शर्म की बात नहीं है? और मैंने अगर ये मांग कर दी कि भारत के प्रधानमंत्री आके सदन में जवाब दें तो ये मेरा गुनाह है। इसके लिए आपने मुझे सस्पेंड कर दिया। कोई बात नहीं, सारे दल इस मुद्दे को उठा रहे हैं और मेरे सस्पेंशन के पीछे एक दूसरा कारण भी दिल्ली का बिल है। इसका मतलब बीजेपी हार रही है और इसलिए वो सस्पेंशन के जरिए सांसदों की संख्या कम करना चाहती है। लेकिन वो बिल, काला बिल, गिरेगा सदन के अंदर। तो 2 पक्ष है इसके, लेकिन जो हम लोगों की सबकी मांग है कि प्रधानमंत्री सदन में आए और जो मणिपुर में हो रहा है उसके ऊपर जवाब दें। वहाँ छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, वहाँ लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, बुजुर्गों का कत्ल हो रहा है, वहाँ भयावह स्थिति बनी हुई है। और वहाँ का एक निकम्मा सीएम है जो कह रहा है कि साहब ऐसी तो सैकड़ों घटनाएं यहाँ पे हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ
बर्दाश्त करने योग्य नहीं है, और इसीलिए हम लोगों ने ये आवाज। लेकिन संजय जी, सरकार ने तो बराबर ये प्रस्ताव दिया कि सदन में चर्चा करने के लिए तैयार है, वो गृह मंत्री लिखा, उन्होंने कहा कि वो इसका जवाब देंगे। तो विपक्ष ये भी कर सकता था कि सदन में चर्चा के लिए तैयार हो जाता, गृह मंत्री जी का जवाब सुनता और वो संतुष्ट नहीं होता, तब उसके बाद प्रधानमंत्री जी के लिए दबाव बनाता है प्रधानमंत्री। विनोद जी, सदन का सत्र शुरू होने से पहले भारत के गृह मंत्री ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी, आपको याद होगा? जी बिल्कुल। उसमें हम सारे लोग गए थे। हमने वहां पर कहा कि ये मुख्यमंत्री सरकार के द्वारा प्रायोजित हिंसा करा रहा है और वहां पर इसको हटाया जाए। हमने वहां पर इनसे कहा कि मुख्यमंत्री कार्रवाई नहीं कर रहा है लोगों के खिलाफ, जो लोग हिंसा फैला रहे हैं, उसका एक सिस्टम बनाया जाए, ऑल पार्टी डेलीगेशन वहां पे भेजा जाए, जिनके घरों में हत्याएं हुई हैं उनके घाव पे मरहम रखने की कोशिश की जाए, उनको मुआवजा दिया जाए। एक भी बात नहीं मानी गई, एक भी बात। और आप कह रहे हैं कि गृह मंत्री अगर कह रहे हैं चर्चा के लिए, तो उनकी बात पे क्या भरोसा किया जाए? और आपको तो खूब याद होगा विनोद जी, यही गृह मंत्री है हमारे भारत के, अमित शाह जी। इन्होंने कहा था भारत के चप्पे चप्पे पे, इंच इंच पे एनआरसी होगा। और क्या हुआ उसके बाद? यही रामलीला के मैदान में रैली हो रही थी, प्रधानमंत्री जी ने कहा कहां है एनआरसी का ड्राफ्ट, कहां है एनआरसी का बिल, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। 3 बार झूठे झूठे बोला था। तो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री के बयान में जमीन आसमान का अंतर होता है। तो इसलिए प्रधानमंत्री का वाक्य, अंतिम वाक्य इस घटना पर हम लोग जानना चाहते हैं कि क्या है वो, करते क्या है, नहीं करेंगे वो एक अलग विषय है। लेकिन इस सरकार की अंतिम योजना क्या है, क्या उसने किया है, क्या वो करना चाहती है, ये कम से कम जो सर्वोच्च पद पे बैठा हुआ व्यक्ति है उसके मुंह से भी तो सुन ले हम लोग। मतलब कुल मिला के माना जाए कि विपक्ष की एक ये इसको जिद माना जाए कि प्रधानमंत्री या के बयान दे तभी विपक्ष संसद में जाएगा। अब तो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे ही दिया है विपक्ष। जिद प्रधानमंत्री की है, जिद प्रधानमंत्री की है, जिद अमित शाह जी की है, जिद तो भारतीय जनता पार्टी की है। विपक्ष की कौन सी जिद है? विपक्ष तो नोटिस दे रहा है 267 का, विपक्ष तो बार बार अनुरोध कर रहा है। जिद हमारी कहां है? हमको तो उठा के आपने सस्पेंड कर दिया। जिद तो आपकी है कि हम इस मसले पे नहीं बोलेंगे, भले ही कुछ भी हो जाए, भले ही एक केंद्रीय मंत्री का घर जला दिया जाए, भले ही राज्य की एक महिला मंत्री का घर जला दिया जाए, भले ही बीजेपी के एक विधायक को मार के अधमरा कर दिया जाए। जिद तो सरकार की है, हमारी कौन सी जिद है? हम तो सीधी सी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आए और जवाब दें मणिपुर के ऊपर। और वो क्यों नहीं बोलेंगे, सवाल तो ये है। उनको 140 करोड़ लोगों ने अपना प्रधानमंत्री बनाया है। नहीं संजय जी, अब तो चूंकि विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दे दिया है लोकसभा में अध्यक्ष को, और उसको स्वीकार भी कर लिया गया है, मंजूर कर लिया गया है अविश्वास प्रस्ताव पर। जब बहस होगी, चर्चा होगी, तो उसमें प्रधानमंत्री जी को बोलना ही पड़ेगा। ये तो संवैधानिक व्यवस्था है, संसदीय परंपरा है। तो आप कुल मिला के मुझे लगता है कि अब आपको धरना देने की जरूरत है कि अब तो प्रधानमंत्री आएंगे ही आएंगे सदन में अपनी बात लेकर के। देखिए, ये धरना में टीम इंडिया जो थी, जिसके सारे नेता बैठे, और उन्होंने कहा कि अब आपको ये धरना बाहर जारी रखना है। मैं धरने पर बैठा हूं, आगे जो उनका निर्णय होगा उसको भी मानूंगा। जहां तक आपने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव, तो आप भी जानते हैं राज्यसभा में तो कोई अविश्वास प्रस्ताव आता नहीं है। तो ये तो लोकसभा का है, लोकसभा में तो उनकी मजबूरी होगी। अब अविश्वास प्रस्ताव आ गया है तो प्रधानमंत्री को जवाब देने के लिए आना ही पड़ेगा। हमारे यहाँ क्या होगा, राज्यसभा की रणनीति क्या होगी, वो हमारे जो टीम इंडिया के सांसद हैं वो बैठ के इसके बारे में फैसला लेंगे। टीम इंडिया की चर्चा आपने बार बार की। प्रधानमंत्री जी ने कल टीम इंडिया के बारे में कहा कि इंडियन ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडियन मुजाहिदीन, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो उन्होंने इंडिया शब्द, उनका कहना था कि इंडिया शब्द लगा लेने से ही कोई अकेले इंडिया थोड़ी हो जाता है। तो ये एक तरह से उन्होंने आपका जो इंडिया शब्द जो बना है विपक्षी गठबंधन का, उस पर कटाक्ष किया है।
तो आपको लगता नहीं कहीं इंडिया लगा करके आप लोगों ने कोई गलती तो नहीं कर दी? मुझे लगता है कल सुबह सुबह ही ये ज्ञान प्राप्त हुआ मोदी जी को। इसके पहले तो उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पे लिख के रखा है बीजेपी फॉर इंडिया। उन्होंने डिजिटल इंडिया का नारा दिया, मेक इन इंडिया का नारा दिया, स्टार्टअप इंडिया का नारा दिया, खेलो इंडिया का नारा दिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, रिपब्लिक ऑफ इंडिया है। कहां कहां से इंडिया हटाएंगे? और हम तो कह रहे हैं कि जीतेगा इंडिया, जीतेगा भारत, हमारा तो नारा ये है। लेकिन इस सबसे बड़ी बात और बुरी बात जो है वो ये है कि भारत का प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना एक आतंकवादी संगठन से कर रहा है। ये कितने शर्म की बात है कि आप 140 करोड़ लोगों के इंडिया का, 140 करोड़ लोगों के भारत का ऐसा मजाक उड़ा रहे हो, ऐसा अपमान कर रहे हो कि उसकी तुलना आप एक आतंकवादी संगठन के साथ कर रहे हैं। ये बहुत ही शर्म की बात है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह ये जो गठबंधन बना बेंगलोर में विपक्षी दलों का, 26 दलों का, और जो उसका नाम था इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस, तो उसके बाद जिस तरह से प्रतिक्रिया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, सरकार की तरफ से, मंत्रियों की तरफ से लगातार आ रही है, प्रधानमंत्री जी ने भी कहा, उसके बाद कल के बाद रविशंकर प्रसाद जी भी बोले और बहुत सारे मंत्रियों ने भी ट्वीट किया, तो क्या लगता है आपको कहीं इंडिया शब्द को लेकर के कुछ बेचैनी है भारतीय जनता पार्टी के अंदर? बहुत ज्यादा घबराहट है, बहुत ज्यादा घबराहट है। देखिए, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी की बात कही, तो ईस्ट इंडिया कंपनी में तो मोदी जी के पुरखे काम करते थे, वो लोग काम करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी, उस चिट्ठी में लिखा था कि हुजूर माई बाप, ये जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसको कुचल देना चाहिए। ये किसने लिखा था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए तो काम ये लोग करते थे, अंग्रेजों के लिए तो काम ये लोग करते थे। तो इसलिए ये बौखलाहट का नतीजा है कि वो इंडिया की तुलना इंडियन मुजाहिदीन से कर रहे हैं, इंडिया की तुलना ईस्ट इंडिया कंपनी से कर रहे हैं। इंडिया 140 करोड़ भारतीयों का है, इसलिए हम कहते हैं इंडिया जीतेगा, भारत जीतेगा। और घबराहट नहीं होती विनोद जी? तो आप बताइए, 9 साल तक उनको एनडीए याद आया, इंडिया की बैठक के बाद उनको एनडीए याद आया, और एनडीए में उन्होंने 38 राजनीतिक दलों को बुलाया, जिसमें से 26 राजनीतिक दल ऐसे थे जिसके पास एक भी सांसद नहीं थे, 7 राजनीतिक दल ऐसे हैं जिनके पास एक सांसद थे। और कैसे कैसे दल को बुलाया? हम, तुम, कहां, क्यों, कैसे, लेकिन, वेकिन, मेकिन, कामा, फुल स्टॉप, सबको बुला लिया। वो कह रहे भैया हम दल ही नहीं है। बोले नहीं, कमल के दलदल में आओ। तो कमल के दलदल में घसीट लिया है उनको। नहीं, तो इसका मतलब तो ये है कि जो पहले भारतीय जनता पार्टी एक नारा देती थी कि एक अकेले मोदी जी के खिलाफ सारे विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं, तो आप मतलब वो उन्होंने स्वीकार कर लिया, कि वो नारा फेल है। और उनकी जो पत्रिका है आरएसएस की ऑर्गेनाइजर, उसने तो कर्नाटक की हार के बाद साफ तौर पे लिख दिया कि अब मोदी के करिश्मे से काम नहीं चलेगा, अब नरेंद्र मोदी के नाम पे अकेले वोट नहीं मिलेगा। तो उसके कारण से ये सब कर रहे हैं लोग। संजय जी, दिल्ली का जो विधेयक है, जो ऑर्डिनेंस जो केंद्र सरकार लाई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उसको बेअसर करने के लिए, जिसके खिलाफ फिर दिल्ली सरकार ने जो है सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की, उसकी सुनवाई भी हो रही है, लेकिन वो विधेयक तैयार है और वो जल्दी ही लोकसभा में और राज्यसभा में लाया जाएगा। मुझे लगता है विश्वास प्रस्ताव से पहले ही लाया जाएगा। लोकसभा में तो सरकार को कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि वहां तो उसका बहुमत बहुत ज्यादा है और विपक्ष के पास नंबर नहीं है। लेकिन राज्यसभा में क्या लगता है आपको, आप लोग उसको डिफीट कर सकते हैं? देखिए, पिछले दिनों काफी नेताओं मुलाकात भी हुई और कांग्रेस पार्टी ने भी अब समर्थन दिया है, कई राजनीतिक दलों ने समर्थन दिया है और विपक्ष के पास पर्याप्त संख्या है। और मैं समझता हूं कि ये जो काला कानून है ये गिरेगा सदन के अंदर। लेकिन नंबर
जो नंबर हैं उस हिसाब से तो बीजेपी के पास अपने 105 हैं, फिर ये जगन रेड्डी और टीडीपी, इनका रुख अभी स्पष्ट नहीं है, बीजेडी नवीन पटनायक का रुख स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे में कैसे विपक्ष जो है उस विधेयक को गिरा पाएगा? मुझे लगता है ये देश के संघीय ढांचे का मसला है और उम्मीद है कि अभी बहुत सारे लोगों का समर्थन मिलेगा। आपको भरोसा है कि मतलब वो संसद के? बिल्कुल भरोसा है, ये काला कानून गिरेगा संसद के अंदर, ऐसा भरोसा है। संजय जी, एक बात बार बार कही जा रही है कि जो इंडिया गठबंधन बना है इसमें तमाम दलों के बीच विरोधाभास बहुत है, जैसे कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में भी बहुत विरोधाभास है, तृणमूल कांग्रेस के बीच में, लेफ्ट के बीच में बहुत विरोधाभास है। तो ऐसे में ये गाड़ी कहां तक चल पाएगी इस तरह से, अगर इतना विरोध? देखिए, विरोधाभास और मतभेद ये लोकतंत्र का हिस्सा है। अगर मतभेद नहीं होगा, विरोधाभास नहीं होंगे, तो मुझे लगता है कि फिर तो तानाशाही हो जाएगी, फिर जो एक आदमी कहे वही मानते रहिए। तो ठीक है, वो उसको सॉल्व करके आगे बढ़ना होगा और रास्ता निकालना होगा, तभी इन लोगों को हराया भी जा सकता है। और मैं समझता हूं कि अभी तो ठीक दिशा में इंडिया का गठबंधन बढ़ रहा है। नहीं, आपको भरोसा है कि पूरी तरह से जो 450 सीटों पर भाजपा के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार हो, इस मिलेगी? देखिए, ये मुश्किल काम है, मैं ये नहीं कहता हूं कि ये बहुत आसान काम है, मुश्किल काम है लेकिन नामुमकिन नहीं है। अगर सब लोग संजीदगी से काम लेंगे और बड़ा मन दिखाएंगे तो मैं समझता हूं इसका रास्ता निकल जाएगा और एक के खिलाफ एक कैंडिडेट लड़ने वाली बात पूरी हो पाएगी। सबसे ज्यादा दिक्कत तो दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में है, उसको कैसे सुलझाएंगे, जो उस पर अंडरस्टैंडिंग बनेगी? देखिए, जब बातचीत शुरू होगी तो निश्चित रूप से उस दिशा में एक समझदारी से काम करने की जरूरत है। अभी तो गठबंधन का नाम रखा गया है, खाली सीट शेयरिंग आदि पे अभी कोई बात शुरू नहीं हुई। अरे एक सवाल है कि जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं, इनमें क्या इंडिया के रूप में चुनाव मैदान में पूरा विपक्ष एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ जाएगा या सब अलग अलग लड़ेंगे? जैसे मान लीजिए आम आदमी पार्टी अभी वो राजस्थान में, मध्य प्रदेश में लड़ने की बात कर रही है, क्या इस पर क्या रणनीति बनेगी? देखिए विनोद जी, हमको ये समझना पड़ेगा कि लोकसभा के चुनाव अलग ढंग से होते हैं, विधानसभाओं के चुनाव अलग ढंग से होते हैं। अब अगर आप सीपीएम को देखेंगे, सीपीएम त्रिपुरा में कांग्रेस के साथ मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ती है, सीपीएम केरला में कांग्रेस के खिलाफ विधानसभा का चुनाव लड़ती है, सीपीएम बंगाल में कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती है, सीपीएम केरल में कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ती है, सीपीएम सीपीआई कांग्रेस डीएमके तमिलनाडु में एक साथ। तो ये बहुत बड़ा देश है, इसमें आप सोचें कि एक ही तरह का फॉर्मूला हर चीज पे लागू होगा, तो मेरे ख्याल से वो संभव नहीं है और इतनी समझदारी के साथ तो सबको काम करना ही पड़ेगा। नहीं, लेकिन अगर विधानसभा चुनाव में इंडिया के घटक अलग अलग लड़ेंगे तो इंडिया की एकता पर तो एक प्रश्न उठेगा ही ना। नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि अभी अगर आप देखेंगे, मैंने आपको जैसा साफ बताया कि अभी कोई गठबंधन की दिशा में जो सीट शेयरिंग आदि का मुद्दा होता है, ये कोई चर्चा में आया ही नहीं है। लेकिन अगर ऐसी परिस्थिति है तो भी 2024 के लिए मिलजुल कर तैयारी करनी चाहिए, मिलजुल कर लड़ना चाहिए, क्योंकि राज्यों में हर जगह अलग अलग पार्टियों का अपना वर्चस्व है और ये संभव नहीं है कि आप सारे राज्यों में विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक ही फार्मूले पे लड़े। संजय जी, आप सबसे मुखर सांसदों में एक हैं, खासकर राज्यसभा में, और आम आदमी पार्टी का ही नहीं, आप तो आम आदमी पार्टी के अलावा भी तमाम सारे मुद्दे उठाते हैं जो जनहित के मुद्दे हैं। मैं तो लगातार चूंकि देखता रहता हूँ कार्यवाही, लेकिन जब सबसे बड़ा मुद्दा जो आम आदमी पार्टी का है और अब तो वो पूरे विपक्ष का, पूरे इंडिया का मुद्दा बन चुका है गठबंधन का, जो दिल्ली का ऑर्डिनेंस है, जो विधेयक है, और वो चर्चा में आएगा राज्यसभा में और संजय सिंह बाहर होंगे सदन से, तो कैसा महसूस करेंगे आप? बड़ा अजीब सा लगेगा। देखिए, मुझे लगता है कि ये गलत गति की इन लोगों ने, मुझे सस्पेंड करके विपक्ष को और मजबूत किया, इन्होंने विपक्ष को और यूनाइट किया और सजग किया और एक किया है, और आप देखिएगा कि ये बिल गिरेगा। ठीक है, उनके दिमाग में तो एक बात थी और ये कहीं ना कहीं उनका डर भी दर्शाता है
कि एक मेंबर का वोट कम करना है इसलिए संजय सिंह को बाहर करो। तो लेकिन इस बात को लोग भी समझ रहे हैं और जो विपक्षी दल है, जो इंडिया के गठबंधन के दल हैं, वो भी इस बात को समझ रहे हैं। यानी माना जाए कि आपको पूरी उम्मीद है कि ये दिल्ली वाला अध्यादेश विधेयक के रूप में संसद में गिरेगा, इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक बहुत और मजबूत होगा, सीट शेयरिंग पर भी बात बन जाएगी और एकजुट होकर आप लोग चुनाव लड़ेंगे, चुनौती पेश करेंगे भारतीय जनता पार्टी के सामने, एनडीए के सामने। तो इसके बाद आप क्या लगता है कि सारे दल एकजुट होकर के खाली एकजुट होने से ही आप हरा देंगे बीजेपी को, जबकि उनके पास मोदी जी जैसा नेता है, एक मजबूत लोकप्रिय चेहरा है, आपके पास अभी तक यही स्पष्ट नहीं है कि सिर्फ होगा? नहीं। पहली बात तो यह है कि सिर्फ एकजुट होने मात्र से आप कोई चुनाव जीत जाएंगे, ऐसा नहीं। आपको इस देश के सामने एक तस्वीर रखनी पड़ेगी कि आपकी सरकार बनेगी तो आप करना क्या चाहते हैं। इंडिया गठबंधन अगर 2024 में जीतेगा तो इस देश के लोगों के लिए करेगा क्या, वो तो आपको बताना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि अभी तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी तो ये बहुत शुरुआत है और उसको और मेहनत करनी पड़ेगी। रैलियों में, सभाओं में, जितनी भी तरह की डोर टू डोर कैंपेनिंग में, हर तरह से मेहनत करनी पड़ेगी। एक दूसरे का हाथ बटाना पड़ेगा, तब जाके आप इनको हरा पाएंगे। लेकिन नेता का सवाल फिर भी ओपन रहेगा कि भाई भाजपा पूछेगी, एनडीए के नेता पूछेंगे कि आपका नेता कौन है। समय के साथ सारी चीजों का उत्तर मिल जाएगा विनोद जी। आपको लगता है कि समय के साथ किसी नेता के नाम पर भी सहमति बन जाए? समय के साथ बहुत सारी चीजों का जवाब मिलेगा, इंतजार कीजिए। चलिए एक आखिरी सवाल और पूछता हूं, उसके बाद एक सवाल और करके फिर इसको कंक्लूड करते हैं। आमतौर पर गठबंधन सरकारों को लेकर के देश में एक बड़ा संशय रहता है और 2024 में अगर इंडिया जीत भी जाता है, मान लीजिए आपके हिसाब से, तो आगे वो सरकार कितने दिन चलेगी, जिस तरह के अंतर विरोध है उसको लेकर के भी एक संशय है। इसको कैसे दूर करेंगे जनता के बीच में संशय है। लेकिन आप बताइए, इस देश में तो 10 साल यूपीए की सरकार चली है और 5 साल एनडीए की सरकार चली है, तो 15 साल का तो उदाहरण है आपके सामने ना। तो मुझे लगता है कि अगर खुले मन से कोई गठबंधन बनेगा और कोई कार्य योजना लेके बनेगा तो सफल होगा। चलिए संजय जी, आपने अमर उजाला से बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और हम तो उम्मीद करेंगे कि आपका धरना जल्दी समाप्त हो। धन्यवाद। अमर उजाला के दर्शकों को एक बार फिर मेरा धन्यवाद और आप जुड़े रहिए हमारे साथ। जल्दी ही फिर किसी नए मेहमान के साथ हम हाजिर होंगे अमरुजाला.com के इस संवाद कार्यक्रम में। नमस्कार। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।